हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंटिन्यू लेक्चर दैट इज़ यूरिन एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूरिन एनालिसिस के केमिकल एग्जामिनेशन में प्रोटीन को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम केमिकल एग्जामिनेशन में कीटोन बॉडीज़ को कवर करेंगे। वैसे तो यूरिन में कीटोन बॉडीज़ जो है वो एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ओके, हमारे यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज़ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। बॉडी में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं इसकी वजह से। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कीटोन बॉडीज़ होती क्या हैं। Ketones are chemicals that build up when bodies start to burn fat for energy। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब हम फूड इनटेक करते हैं, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है डाइजेस्ट होकर। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ग्लूकोज का ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद रोल होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। सो ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर एंटर होकर सेल्स को एनर्जी देता है, जिससे हमारी बॉडी को भी एनर्जी मिलती है। बट ग्लूकोज अकेले सेल्स के अंदर एंटर होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डिलीवर करने के लिए एक केमिकल की ज़रूरत होती है जिसका नाम है इंसुलिन, और ये इंसुलिन पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर एंटर होकर सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो जब भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, पैनक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन होने लगता है और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डिलीवर करते हैं, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। बट अगर किसी की बॉडी में जो पैनक्रियाज है वो इनफ अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाएगा। इंसुलिन ना होने की वजह से ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर एंटर कर ही नहीं पाएंगे। बट बॉडी को तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ऐसी कंडीशन में जब बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी फैट्स को बर्न करने लगती है। एक तरीके से फैट को मेटाबोलाइज करती है, जिससे कि बॉडी को एनर्जी मिल सके। और इस प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं कीटोन बॉडीज़। मेनली जो कीटोन बॉडीज़ रिलीज होते हैं वो होते हैं एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। अगर कीटोन बॉडीज़ का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे प्लाज्मा में लेस देन 1 mg पर डेसीलीटर है तो ये नॉर्मल माना जाता है। बट अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में कीटोन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कीटोनेमिया। सेम वैसे ही अगर कीटोन्स का कंसंट्रेशन हमारे यूरिनरी एक्सक्रीशन में लेस देन 3 mg पर डेसीलीटर है तो भी ये नॉर्मल माना जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती। बट अगर यूरिन में कीटोन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया को हम कीटो एसिड यूरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे एक और टर्म है कीटो एसिडोसिस। मेनली डायबिटीज की कंडीशन में आपने सुना होगा कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो बॉडी है वो फैट्स को बर्न करेगी। जितना फैट्स को बर्न करेगी उतना ही कीटोन्स का प्रोडक्शन होगा। और जो कीटोन्स बॉडीज़ होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, तो जितना ज़्यादा इनका लेवल बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में बढ़ेगा ये हमारे ब्लड के पीएच को भी चेंज करेंगे। कीटोन बॉडीज़ की वजह से हमारे ब्लड का जो पीएच है वो भी एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो भी सिस्टम है बॉडी में, जो भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स, किडनी, इन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, तो कीटोन बॉडीज़ की वजह से हमारे ब्लड का पीएच जो है वो भी एसिडिक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। तो मेनली ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के केसेस में देखने को मिलता है। तो वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कीटोन्स का लेवल हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है। सबसे पहला जो कारण है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस हमें पता है इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से भी कीटोन्स का प्रोडक्शन होने लगता है। स्टार्वेशन जिसे हम बोलते हैं भूखमरी, जब आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं मिल रहा आपको खाने को, तो इस कंडीशन में भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो फैट को बर्न करने लगती है। फास्टिंग में है अगर आप फीवर है आपको, या फिर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत लो है, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, और प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी कीटोन बॉडीज़ का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे कि वो कौन से टेस्ट हैं जिसकी हेल्प से हम यूरिन में कीटोन बॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्ट है रोथरास टेस्ट। ये मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज़ किया जाता है लैब्स में, और रोथरास टेस्ट से हम एसीटोन को और एसिटो एसिटिक एसिड को डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड को डिटेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड जो टेस्ट है वो है एसी टेस्ट टैबलेट मेथड।
और इस मेथड से हम बस एसिटोएसिटिक एसिड को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो टेस्ट है वो है हार्ट्स टेस्ट, और ये टेस्ट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए होता है। फोर्थ जो टेस्ट है वो है गिरहार्ट्स टेस्ट, और इस टेस्ट का हम यूज़ करते हैं एसिटोएसिटिक एसिड की डिटेक्शन के लिए। फिफ्थ जो टेस्ट का नाम है वो है रीजन-स्ट्रिप्स टेस्ट, और इसका यूज़ हम एसीटोन और एसिटोएसिटिक एसिड की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे रीजन-स्ट्रिप्स टेस्ट को। यूरिन में एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के डिटेक्शन के लिए हम रीजन-स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं। तो कीटोन बॉडीज़ भी एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ही है, तो यूरिन में कीटोन बॉडीज़ की डिटेक्शन के लिए भी रीजन-स्ट्रिप्स का यूज़ किया जाता है। रीजन-स्ट्रिप्स जो होते हैं वो कीटोन्स बॉडीज़ में मेनली एसिटोएसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं यूरिन में। अगर यूरिन में 5 mg पर डेसीलीटर एसिटोएसिटिक एसिड प्रेजेंट है तो ही रीजन-स्ट्रिप्स इसको डिटेक्ट कर पाएगा, अदरवाइज रीजन-स्ट्रिप्स रिजल्ट्स नेगेटिव देंगे। अगर हम रीजन-स्ट्रिप्स के प्रिंसिपल की बात करें तो कीटोन बॉडीज़ के लिए रीजन-स्ट्रिप्स सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड रिएक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। रीजन-स्ट्रिप्स में कीटोन बॉडीज़ वाला जो पैड होता है वो स्टार्टिंग में लाइट पिंक कलर का होता है, और इस पैड पर सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड जो है रीजेंट वो कोटेड रहता है, और इस पैड का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन पीएच होता है, तो जो भी रिएक्शन होगी वो अल्कलाइन मीडियम में होगी। तो जब हम यूरिन स्ट्रिप को यूरिन में डिप करते हैं और अगर उस यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, मेनली एसिटोएसिटिक एसिड अगर प्रेजेंट होगा तो वो एसिटोएसिटिक एसिड सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड के साथ रिएक्ट करेगा अल्कलाइन मीडियम में, और पर्पल या मैजेंटा कलर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। जितना ज़्यादा यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होंगे, मेनली एसिटोएसिटिक एसिड, उतना ही ज़्यादा कलर जो है वो डार्क होता जाएगा, और कीटोन बॉडीज़ का जो रिजल्ट है वो हम 1+2+ में ग्रेड नहीं करेंगे। कीटोन बॉडीज़ कितना प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देना है, जैसे कि ट्रेस, स्मॉल, मॉडरेट या लार्ज, ऐसे रिजल्ट देना है हमें। और एक चीज़ और, मैंने आपको बताया था कि जो रीजन-स्ट्रिप्स हैं वो सिर्फ एसिटोएसिटिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, तो हाँ ये सही है। रीजन-स्ट्रिप्स जो हैं वो एसीटोन के साथ तब तक रिएक्ट नहीं करते जब तक कि रीजन-स्ट्रिप्स के पैड पर सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड के साथ ग्लाइसिन ना कोटेड हो। तो अगर रीजन-स्ट्रिप्स पर सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड के साथ ग्लाइसिन भी कोटेड रहता है तो एसिटोएसिटिक एसिड के साथ साथ एसीटोन भी सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड और ग्लाइसिन के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइन मीडियम में पर्पल कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। बट अगर रीजन-स्ट्रिप्स के पैड पर ग्लाइसिन कोटेड नहीं किया गया है तो हम सिर्फ एसिटोएसिटिक एसिड को ही डिटेक्ट कर सकते हैं, एसीटोन को नहीं। और रीजन-स्ट्रिप्स जो हैं वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड की डिटेक्शन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है कीटोन बॉडीज़ की डिटेक्शन के लिए वो है रोथरास टेस्ट। रोथरास टेस्ट में कम से कम यूरिन में 5 mg पर डेसीलीटर ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड और 10 mg पर डेसीलीटर ऑफ एसीटोन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इससे कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो फिर रोथरास टेस्ट जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर हम रोथरास टेस्ट के प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल भी सेम रीजन-स्ट्रिप्स की प्रिंसिपल की तरह ही है। अगर यूरिन में एसिटोएसिटिक एसिड और एसीटोन प्रेजेंट है तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड के साथ रिएक्ट करेगा और पर्पल कलर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और ये जो पर्पल कलर का फॉर्मेशन होगा ये ट्यूब के जंक्शन में हमें पर्पल कलर की रिंग के फॉर्म में दिखाई देगा, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। रोथरास टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले अमोनियम सल्फेट की ज़रूरत होती है जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और सेकंड सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड, और ये क्रिस्टल के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और रिएजेंट के फॉर्म में भी, और थर्ड जो है वो है लिक्विड अमोनिया। अगर हम रोथरास टेस्ट के प्रोसीजर की बात करें तो हमें सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें हमें 5 ml यूरिन ऐड करना है। यूरिन ऐड करने के बाद हमें उस टेस्ट ट्यूब में अमोनियम सल्फेट ऐड करना है और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमें अमोनियम सल्फेट तब तक ऐड करते रहना है जब तक कि वो डिज़ोल्व हो रहा है यूरिन में। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम अमोनियम सल्फेट ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा और उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेडी होने के बाद हमें उसी टेस्ट ट्यूब में 1 पिंच या फिर स्मॉल क्रिस्टल जो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के ऐड करने हैं और फिर उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब में लिक्विड अमोनिया की कुछ ड्रॉप्स ऐड करनी है और ये ड्रॉप्स हम ट्यूब के बीच में ऐड नहीं करेंगे। लिक्विड अमोनिया की जो ड्रॉप्स है वो हमें स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द ट्यूब ऐड करनी है। लिक्विड अमोनिया ऐड करने के बाद अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होंगे तो एक पर्पल कलर की रिंग का फॉर्मेशन होगा एट द जंक्शन ऑफ द ट्यूब और ये इंडिकेट करेगा कि रोथरास टेस्ट पॉजिटिव है।